नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी वेव को नियंत्रित करने के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की है, जिसको हम कोरोना महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से जानेंगे। और इसके अंदर जो मेन बातें क्या हैं, इन बातों के अंदर पुरानी जो गाइडलाइन थी उनसे कौन कौन सी चीज़ें सरकार ने अलग की हैं, ये सारी चीज़ें समझें और आप इन गाइडलाइनों की पालना करें, जिससे कि इस महामारी की जो दूसरी घातक वेव है उससे हम अपने आप को, सरकार को, देश को, सभी को बचा पाएँ। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो चीज़ें आई हैं। तो ये सेंटर की जो होम मिनिस्ट्री है उसने जो गाइडलाइन भेजी थी, उस गाइडलाइन के बाद में राज्य सरकार ने ये किया है। तो इसमें लिखा है कि उच्च संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट बहुत जगह ऊंची चल रही है और उन ऊंची पॉजिटिविटी रेट वालों को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। और इसके अंदर इन्होंने जो लिखा है कि इंसेंटिव, लोकल और फोकस्ड कंटेनमेंट फ्रेमवर्क लागू करने की सलाह दी। सेंटर ने सलाह दी है स्टेट्स को, ठीक है। और इसमें लिखा है कि 10% से अधिक संक्रमण दर या 60% से अधिक ऑक्सीजन या आईसीयू बेड की ऑक्यूपाइड हो गई है, तो उन क्षेत्रों के अंदर 14 दिन का लॉकडाउन लगाने के लिए सेंटर की जो होम मिनिस्ट्री है उसने स्टेट्स को लिखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें क्लियर कर दिया है कि वर्तमान में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 21% पहुंच चुकी है और ऑक्यूपेसी रेट है बेड्स की वो है 90 से 95%। अब आप इसे समझ सकते हैं, बेड्स जो है राज्य सरकार ने स्वयं कर दिए हैं कि 90 से 95% जो है ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। और पॉजिटिविटी रेट कितनी है? 21%। ये घातक स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों से किस प्रकार काबू पाया जाएगा, ये सारा जनता के सहयोग के ऊपर ही निर्भर करता है। और जनता अगर इसके अंदर पूरी तरह से सहयोग नहीं करेगी तो ये जो आदेश हैं आदेश ही रह जाएंगे। सिर्फ हमको जन अनुशासन दिखाना है। और ये कब तक के लिए रहेगा? ये पूरी गाइडलाइन जो है 17 मई तक जारी रहेगी, ठीक है ना। 17 मई तक ये गाइडलाइन जो है ये रहेगी। और इस गाइडलाइन के अंदर कुछ कोरोना की गति कम होती है तो हो सकता है कि कुछ इसके अंदर ढील दी जाए। और इसके अंदर साफ लिख दिया कि सभी कार्यस्थल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। और इसके अंदर जो मेन बातें हैं उनको आप समझ लें, किस तरह से गतिविधियां चलेंगी। जो कार्यालय अनुमत रहेंगे ये पहले की तरह ही हैं, जो पहचान पत्र के साथ है। ये कार्मिक जो हैं, इन ऑफिसों के कार्मिक जो हैं ये जा पाएंगे। ये हमने पहले के वीडियो में जो पुरानी गाइडलाइन के अंदर थे वो सारी चीज़ें हैं। और कार्यालय 4 बजे तक रहते हैं। ये सारी चीज़ पहले जब थी वैसी की वैसी इसके अंदर है। सेंटर के जो ऑफिस हैं वो भी खुले रहेंगे और बाकी जो कार्यालय हैं वो सारे बंद रहेंगे। और अगर किसी कार्यालय को खोलने की जरूरत महसूस होती है कार्यालय अध्यक्ष को, तो वो जिला कलेक्टर से अनुमति उसकी लेंगे, उसके बाद में ही उसको खोला जाएगा। बगैर अनुमति के किसी भी कार्यालय को कोई भी कार्यालय अध्यक्ष नहीं खोलेंगे। 5 नंबर पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कार्यालय के अंदर कार्मिक रहेंगे तो वो एक सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे और कोशिश ये करें वर्क फ्रॉम होम की कोशिश करें। और कार्यस्थल पर अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है, कोई कर्मचारी, तो इसमें लिखा है कि 72 घंटे के लिए कार्यालय को है वो बंद किया जाएगा। और मेडिकल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो सारे उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। और वेटनरी के जो भी डॉक्टर या पैरा मेडिकल के व्यक्ति हैं और लैब के व्यक्ति हैं वो सारे पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। इसके बाद में जो दुकान हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं वो अनुमत रहेंगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको आप समझें। सरकारों ने कहा है कि होम डिलीवरी की व्यवस्था जो है उसको लागू किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जो चीज़ें अनुमत रहेंगी देखो, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और किराने की दुकान है, आटा चक्की से और संबंधित खुदरा, रिटेल, होलसेल, ये सारी दुकानें जो हैं ये सोमवार से शुक्रवार तक, ध्यान रहे, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तो वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और ये कब से कब खुलेंगी? 6 बजे से और 11 बजे तक, प्रातः 6 बजे। शाम को नहीं खुलती ये दुकानें, आप दिमाग में उठा लें। ये जो दुकानें किराने की, आटा चक्की हैं, ये शाम को नहीं खुलेंगी, सुबह सुबह ही खुलती हैं 6 बजे से 11 बजे तक। इसके अलावा जो पशु चारे की जो दुकानें हैं वो भी कब? सोमवार से शुक्रवार तक और प्रातः 6 से 11 बजे तक ही रहेंगी।
और कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान, ये ध्यान रखना, कृषि आदान जो खाद बीज वगैरह की जो दुकानें हैं वो दुकानें कब, सोमवार और गुरुवार 2 ही दिन खुलेंगी सप्ताह में, ध्यान देना, सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार, और ये प्रातः 6 से और 11 बजे तक। और इस बार एक दुकान की अनुमति और रखी है, ऑप्टिकल संबंधी जो दुकानें हैं, जो चश्मा वगैरह लगाते हैं, उनके चश्मा खराब हो गए या और कोई समस्या आ गई तो वो जो दुकान है मंगलवार और शुक्रवार और ये प्रातः 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। ध्यान देना कौन से दिन है, मंगलवार और शुक्रवार। और डेयरी और दूध की दुकान है ये खुलेंगी प्रतिदिन, और टाइम एक तो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। और मंडी, फल सब्जी और फूल माला, इनकी जो दुकानें हैं, मंडियां की बात करें हम, फल सब्जियों की दुकानें, ये प्रतिदिन जो है प्रातः 6 से लेके और 11 बजे तक रहेंगी। यानी जो गांव में सब्जियों की दुकान है, शहरों में सब्जियों की दुकान है, मंडियां जो शहरों में हैं, शहरों में जो फूल मालाओं की दुकान है, वो प्रातः 6 से 11 बजे तक शाम की अनुमति नहीं होगी। शाम की अनुमति किनको है ये देखना, जो सब्जी और फल बेचने वाले ठेले, साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन, इन पे बेचते हैं, वो प्रतिदिन बेचेंगे ये 6 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। ये घूम घूम के बेचते हैं तो इनको अनुमति होगी। जो फिक्स जो दुकान है वो प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक, शनिवार और रविवार को भी खुली रहेगी, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में जो इसमें क्लियर किया है कि जो आपके वीकेंड कर्फ्यू रहेगा 7 तारीख 7 को ही शुरू हो जाएगा और ये 10 तक रहेगा, और अगला वीकेंड कर्फ्यू है 14 से लेके 17 तक, यानी 14 को 11 बजे बाद में शुरू हो जाएगा और ये 17 को प्रातः 5 बजे तक रहेगा। ये वीकेंड कर्फ्यू जो है 2 वीकेंड कर्फ्यू आएंगे इस जो जन अनुशासन पखवाड़ा के अंदर। और राशन की जो दुकानें हैं वो बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। जो सार्वजनिक वितरण की जो दुकानें हैं राशन वाली, ये हमेशा खुली रहेंगी। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ, चिकित्सा, ये सारी दुकान जो मेडिकल की दुकानें ये खुली रहेंगी। ये दुकान है फूड प्रोसेसिंग की, मिठाई की, बेकरी की, रेस्टोरेंट, ये नहीं खुलेंगे, ध्यान रखना, ये नहीं खुलेंगे। ये केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं रात्रि 8 बजे तक। होम डिलीवरी की जो पिछली बार जैसे जिक्र किया था वैसा ही इसके अंदर जिक्र किया है। एक चीज़ खास है, सभी दुकानदार इसको समझें, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नो मास्क नो सर्विस, ये बोर्ड लगाएं। नो मास्क नो सर्विस जो है ये सभी दुकानदार बोर्ड लगा लें और ग्राहकों को भी मोटिव करें, और बगैर मास्क के कोई ग्राहक है उसको कोई सामान उनको न बेचें। और अगर इन्होंने लिखा है यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो दुकान को सील किया जा सकता है। और परामर्श से एक और है कि बाजार में खरीदारी के लिए जाएं तो दुपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रयोग न करें, पैदल चले जाएं, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन में जाएं, और जिससे बाजार में भीड़ नहीं होगी। और कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जो हैं ये व्यापारिक संगठनों से बातचीत करके भीड़ को कंट्रोल करने का जो उनके द्वारा सुझाव प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग कदम उठाएंगे, ऐसा लिखा है। और माल परिवहन सेवाएं और आगमन से संबंधित जो अनुमतियां हैं कैसे रहेंगी, तो इसमें बस, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, ये जो व्यक्ति इनसे यात्रा करके आते हैं उनको टिकट दिखाने पर आना जाना अलाउ है। और ये अगर स्टेट में आएंगे बाहर से व्यक्ति तो 72 घंटे के अंदर की जो RT-PCR रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी, ठीक है। अगर दूसरे स्टेट से कोई व्यक्ति आता है स्टेट में तो उसको 72 घंटे के अंदर RT-PCR जो करवाई हुई है वो दिखानी जरूरी होगी। और इसके अंदर लिखा है अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आगमन, लोडिंग अनलोडिंग के लिए ये है, इनको अनुमति होगी। यानी जो सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं उनको अनुमति होगी। और गर्भवती महिला, रोगियों के चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं को परामर्श के लिए जो भी आगमन होगा उसको अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल तक जाने की अनुमति होगी, और इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन का जो दस्तावेज और पहचान पत्र वो आपके पास रहे। इसके साथ साथ में निजी यात्री वाहन जो है उसके अंदर लिख दिया कि ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता की ही अनुमति होगी। बाय द वे आपकी गाड़ी के अंदर 10 सीटें अलाउ हैं तो ड्राइवर के अलावा 5 व्यक्ति और बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे।
अच्छा, और निजी जो वाहन है वो उनके द्वारा मेडिकल इमरजेंसी और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमति नहीं होगी। जो पर्सनल व्हीकल होते हैं, जो टैक्सी व्हीकल हैं, उनके अलावा जो पर्सनल व्हीकल लेके हम घूमते रहते हैं वो अनुमत नहीं होंगे। ठीक है, अगर उनके अंदर हम कोई अति आवश्यक सर्विस के लिए जा रहे हैं तो ही हम जा सकते हैं, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, वैसे तो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाएं कैंसिल कर दी, अगर फिर भी कोई है तो प्रवेश पत्र दिखाने के बाद में आगमन की अनुमति होगी। और महत्वपूर्ण जो चीज है ये आप समझें, विवाह समारोह की जो गाइडलाइन है उसके अंदर कुछ चेंजिंग किए हैं। वो कौन से चेंजिंग हैं? एक तो विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित हो। जैसे शादी के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं ना, तो वो सारे एक ही कार्यक्रम के रूप में हो, ऐसा सुनिश्चित करें। और वहां पर भी केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। पहले जो संख्या थी वो 51 थी, अब ये कर दी 31 कर दी। और इसके अंदर देखना, बैंड बाजे वाले व्यक्ति हैं वो 31 के अलावा है, वो आ सकते हैं। बैंड बाजे वाले लोग हैं उनकी परमिशन रहेगी, वो एक्स्ट्रा आदमी 5-7 आदमी आ जाते हैं, 31 में काउंट नहीं होंगे। और इसकी जो सूचना है वो यानी विवाह का दिनांक, समयावधि और स्थान, ये सारा जो है एसडीएम को देना होगा, ईमेल करनी होगी। और जो भी मेहमान 31 आदमी होंगे वो जो सूची में लिखे हुए हैं वही आने चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ जाएगा तो अलाउ नहीं है। ठीक है, और ये जो भी फॉर्मेट है उसको भर के आप वहाँ भेजें, जिसके अंदर नाम भी होंगे, कौन कौन से 31 व्यक्ति शादी के अंदर शामिल होंगे, उनका पूरा विवरण जो है उसमें लिखा जाएगा। इनसे बाहर अगर वो व्यक्ति आते हैं तो बड़ा फाइन कर दिया इस बार। वो फाइन की लिस्ट भी हम बताएंगे कौन सी लिस्ट है। इसके बाद में एसडीएम जो है, जहाँ शादी वगैरह कार्यक्रम है, जो वहाँ से अनुमति जारी की गई है, वहाँ किसी भी राजकीय कर्मचारी को भेजेंगे और वो उसके द्वारा ये सुनिश्चित करवाएंगे कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और आपके फेस मास्क वगैरह, सैनिटाइजिंग वगैरह की सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। अगर उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई करेंगे। और ख़ास बात ये है, इसको आप समझें, जो सरकारी कर्मचारी हैं और नेता है ना, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि, इस दौरान अनुकरणीय आचरण और सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। वो ये यानी भीड़ भाड़ न करें। अगर उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, 31 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो क्यों जाएं? अगर वो नेता जा रहा है उसका नाम 31 की लिस्ट में नहीं है, और मैं तो शादी वालों से निवेदन करूंगा कि वो 31 की लिस्ट सार्वजनिक कर दें कि ये आदमी हमारे आ सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा। वैसे शादियों का सीजन जो है अब थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन है, उसको भी कंट्रोल करें। और इन्होंने साफ लिखा है कि समारोह के अंदर सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित हो और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हो। और विवाह आयोजनकर्ता जो है वो वीडियोग्राफी करवाएंगे। अगर एसडीएम मांगने लग जाए तो वो उपलब्ध भी करवाएंगे। यानी अगर आपने अनुमति ली है तो आप वीडियोग्राफी करवाएंगे अति आवश्यक रूप से, क्योंकि अगर आवश्यकता हो गई, किसी ने शिकायत दर्ज करवा दी कि वहाँ शादी हुई थी, ज़्यादा व्यक्ति आए, तो आपकी वीडियोग्राफी देखी जा सकती है। और जो भी मैरिज गार्डन वगैरह वहाँ पर इनका अगर उल्लंघन होगा तो सील किया जा सकता है। शादी समारोह के अंदर अब पहले से हमने कोई कपड़े वगैरह, आभूषण वगैरह का ऑर्डर दे रखा है तो वो होम डिलीवरी करें। आप लेने न जाएं, सुनार की दुकान या कोई कपड़े की दुकान है वहाँ होम डिलीवरी के लिए वो बातें हैं वो होम डिलीवरी करेंगे। अच्छा, अंत्येष्टि के बारे में क्या, अंतिम संस्कार के ऊपर जो नई गाइडलाइन में 20 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होंगे, और वो जो पूरी प्रोटोकॉल है उसके साथ होंगे। फेस मास्क होगा, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, ये सारी सुविधाएं हैं। और इसके अलावा जो समस्त तरह के अन्य जो कार्यक्रम है वो सारे बंद रहेंगे। और कोई कार्यक्रम, हम शादी के अलावा भी अगर कोई कार्यक्रम, जैसे कोई दशोटन करता है, कोई सोहावनी करता है, ये सारे बंद रहेंगे। ये कोई कार्यक्रम, कोई खेल कूद वगैरह, मेला वेला कुछ भी नहीं होगा। कोई त्योहार आयोजन, जुलूस वगैरह कुछ नहीं होगा। और धार्मिक स्थल हैं वो सारे बंद रहेंगे। सिर्फ उसके अंदर जो भी वहाँ पूजा पाठ के लिए प्रबंधन है वो पूजा पाठ इबादत करेगा। इसके अलावा जो है ऑनलाइन की सुविधाएं वो करवाएं, ऑनलाइन दर्शन करवा दें। ऑनलाइन की आजकल बहुत मांग हो गई तो ऑनलाइन करवाएं। हम भी सभी को जागरूक करने के लिए ये अभियान काफ़ी दिनों से शुरू किए हुए हैं, तो जो भी चीज़ आती है तो सभी तक भेजने का प्रयास करते हैं। बाकी देखो, इसमें आपके सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, पार्क वगैरह सभी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, ये भी अनुमति नहीं होंगे। खेल मैदान, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान,
ठीक है। ये प्रातः 5 से 11 बजे तक खुले रहेंगे, ठीक है ना। बच्चे खेलने के लिए जाते हैं ग्राउंड में, लेकिन वहाँ पर भी पूरी डिस्टेंसिंग वगैरह सारी चीज़ें की पालना जो है करना जरूरी होगा। और शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो शिक्षण संस्थाएं तो बंद हैं ही पहले से, सभी कोचिंग वगैरह लाइब्रेरीज बंद रहेंगी, मेडिकल और नर्सिंग ये यथावत चलती रहेंगी, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टडी वगैरह ये जारी रहेगी। और अखबार के हॉकर वगैरह है ये सुबह 4 से 8 बजे तक बांट सकते हैं, और मीडिया के कार्मिक पहचान पत्र के साथ आते जाते रहेंगे। इसके अलावा आपके दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं चालू रहेंगी, कोरियर भी चालू रहेगा, ई मित्र चालू रहेगा, आधार केंद्र वगैरह सब चालू रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। इसके अलावा एटीएम जो है 24 घंटे चालू रहेगा, पहले की तरह कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर है आपके एटीएम का बता दिया 24 घंटे। बैंकिंग सेक्टर है, बीमा है ना, जैसे LIC वगैरह के हैं बीमा, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये भी दोपहर 2 बजे तक हैं, ये कामकाज करेंगी, उसके बाद में ये काम नहीं करेंगे, यानी 2 बजे तक अनुमत है। और सेबी और स्टॉक से संबंधित व्यक्ति हैं, ये भी आ जा सकते हैं, पहचान पत्र जरूरी है। और आवश्यक वस्तु जैसे ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण के लिए प्रयास करें। इंदिरा रसोई जो है, जो सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराती है, वो रात्रि 8 बजे तक रहेगी, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करेगी। और नरेगा जो है, ये इनके श्रमिक है, ये आ जा सकते हैं, इनको अनुमति होगी, क्योंकि नरेगा तो 1 बजे तक चलती है दोपहर में, तो उसके संबंधित जो कार्मिक हैं वो आ जा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत रहेंगी, ठीक है। और निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी, ये निजी सुरक्षा के अंदर जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं वो आ जा सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और LPG के संबंध में जो गाइडलाइन है वो देखें आप। जो सार्वजनिक की तो अलग बात है, बाकी निजी वाहन है, ठीक है ना। निजी वाहन प्रातः 7 बजे से और दोपहर 12 बजे तक तेल भरवा लें, ठीक है। निजी वाहन है, हमारे पास निजी है, ज़्यादातर के पास मोटरसाइकिल है, चाहे वो गाड़ी है और कोई भी साधन है, निजी वाहन है, वो प्रातः 7 से 12 बजे तक ही तेल भरवाएं। और बाकी LPG है, वो प्रातः 6 से साढ़े 5 बजे तक जो है LPG डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ियाँ आती हैं वो अलाउ होंगी, ठीक है इसमें। इसके बाद में उद्योग और निर्माण संबंधी गतिविधियों की इनको अनुमति होगी, ये निर्माण इकाइयाँ वो चलती रहेंगी, और जिससे क्या है श्रमिकों का पलायन नहीं हो सके। और जो इंडस्ट्री वगैरह है, निर्माण कार्य उसके अंदर बंद नहीं होगा, वो चलते रहेंगे। और इसके अंदर ये संबंधित मैनेजर है वो पास वगैरह जारी करेगा, उस पास के साथ वो व्यक्ति आ जा सकते हैं, देर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और निर्माण की जो दुकानें हैं, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट की है आपके, और कोई क्रेशर बजरी की दुकानें, ये बंद रहेंगी। टाइल्स की दुकानें ये सभी बंद रहेंगी। और इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि ये ऑर्डर मिलने के ऊपर आप सप्लाई कर सकते हैं, ये ऑर्डर ले लें ऑनलाइन और उसके बाद में सप्लाई कर दें, ठीक है। इनके पास देखो माल के आगमन के लिए छूट है, माल आएगा उतरेगा, और अगर इनके पास ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो सप्लाई करेंगे। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखें, ये दुकानें बंद रहेंगी आपकी, सीमेंट की है, क्रेशर की है, बजरी की है, टाइल्स की है, और सारी ये संबंधित चीज़ें वो बंद रहेंगी। अच्छा, फिर राजस्व अर्जित करने के लिए वो भी है, खनन, पंजीयन, मुद्रांक, आबकारी की दुकानें, ये इनकी गाइडलाइन अलग से जारी कर रखी, पहले वाली गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये दुकानें खुली रहेंगी। तो ये चीज़ आप स्पेशली गाइडलाइन में इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप जो है जागरूक हों, जनता को जागरूक करें। इसमें ये सारी बातें हैं, किस तरह से आप गाइडलाइनों की पालना करेंगे। और ये जो वनरेबल पर्सन हैं, जिसमें 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं, पुराने रोगी हैं, और आपके गर्भवती महिलाएं हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, और 10 साल से कम के व्यक्ति, ये तो घर से बाहर ही न जाए। इनके लिए साफ लिख दिया, इनको कोई अनुमति नहीं है, ये व्यक्ति बाहर घूमेंगे ना, इनका कोई पास वास अलाउ नहीं है, ये तो सिर्फ मेडिकल के लिए ही बाहर जा सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके बीच में राज्य सरकार ने एक और अपील करी है। देखो, इसमें ये कहा है कि अगर 3 से 17 तक कोई भी विवाह शादी का कार्यक्रम अगर तय भी कर लिया तो हो सकता है आप इसको डिले करके 17 के बाद में करवा लें, ठीक है। तो ये राज्य सरकार ने अपील करी है, अब करेगा तो कौन, लेकिन फिर भी आप अगर महसूस करते हो कि 31 आदमियों के बीच में तो हमारा प्रोग्राम होगा नहीं, हम थोड़े आदमी ज़्यादा चाहिए, तो आप डिले करवा के बाद में करवा लो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में जो चीज़ें इसमें आई हैं, प्रशासन
सख्ती करेगा, एनसीसी एनएसएस की मदद लेगा, नो मास्क नो मूवमेंट ये गतिविधियां चलाएंगे। और ये जो पहले बताया था वो सारी चीज़ें आप पालना करें। और इसके बाद में जो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखें कौन सी है, जिसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा। देखो इस बार जो भी टीम में बनी हुई है, टीम ने तय सुनिश्चित कर लिया कि तुरंत अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमता मिलता है उसकी जांच करवाई जाए और तुरंत वो संस्थागत रूप से क्वारंटाइन कर दिया जाए। क्योंकि व्यक्ति अगर घर पे नहीं रुक पा रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं और तो उस स्थिति में उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए और वहाँ पर RT-PCR होगी, नेगेटिव होने के बाद में आपको छोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, वह आप उपयुक्त व्यवहार करें। ये सारी बात जो है ये पता है, पहले की जो गाइडलाइन में थी वही बात अब डाली है। और सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये पहले जो था वही चीज़ है। ऑटो रिक्शा में कितने बैठेंगे, टैक्सी बस में कितने बैठेंगे, 50% से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। और बाहर से आने वाला 72 घंटे की RT-PCR जो है वो लेके आएगा। और अगर बॉर्डर के ऊपर भी मांगी जाती है तो आप दिखाएंगे और ऑक्सीमीटर वगैरह से उनका लेवल चेक करके ही एंट्री अलाउ करेंगे। ये चीज़ समझे आप, इनके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अगर आपके पास कोई सार्वजनिक स्थान पर, कार्यस्थल पर बगैर मास्क के आप काम कर रहे हैं तो 500 रुपये का जुर्माना है, ठीक है ना। और कोई दुकानदार बगैर मास्क वाले को सामान बेच रहा है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना, ठीक है। और ये जो जुर्माने हैं ये जुर्माने नहीं हैं, आपकी जान बचाने के उपाय हैं और ये ज़रूरी हैं, होने भी ज़रूरी हैं। आपको भी जागरूक होना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहा है तो 100 रुपये, और सार्वजनिक स्थान पर थूकने का 200 रुपये, और सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इनका उपयोग करने पे 500 रुपये, और बिना अनुमति के विवाह शादी या कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसके अंदर सोशल डिस्टेंस मेंशन नहीं हो रही है, ठीक है, तो कितना है जुर्माना? 5000 रुपये, ठीक है। आप बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो और वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंशन नहीं हो रही है तो कितना रुपया जुर्माना? 5000 रुपये का। ये बढ़ाया इस बार जुर्माना, इसको आप समझ लें। अगर किसी भी विवाह समारोह में 31 से ज़्यादा व्यक्ति आ गए तो जुर्माना कितना है? 1 लाख रुपये का, ठीक है। पहले 25,000 रुपये था, अब कितना कर दिया? 1 लाख रुपये कर दिया। और कोई मैरिज गार्डन में ये हो रहा है तो वही है 1 लाख रुपये का, मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा। मैरिज गार्डन में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, 31 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो 1 लाख रुपये का जुर्माना है, उसको सीज किया जाएगा। अब आप यात्रा कर रहे हैं और आप किसी भी बस से, ट्रेन, टैक्सी वगैरह में हैं, आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो कितना रुपया जुर्माना है? 500 रुपये का जुर्माना है। और कार्यस्थल के ऊपर नियमित रूप से सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होने पर कितना रुपया जुर्माना है? 10,000 रुपये। जैसे वो ऑफिस खुला है उसके अंदर कर्मचारी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। और आपके कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हैं, इसमें विवाह और अंत्येष्टि के अलावा, ठीक है ना, और ये आयोजित कर रहा है वो कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना होगा? 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। और 5,000 रुपये बगैर अनुमति का है ही है, वो फिक्स है, ठीक है। तो ये जो जुर्माने हैं, इन जुर्मानों को आप समझें। 1 लाख रुपये का बहुत बड़ा जुर्माना होता है, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये बड़े जुर्माने हैं। ये जुर्माने आपको कोविड की जो दूसरी वेव है उससे बचा पाएंगे। तो आशा है आप इस वीडियो की बातों को सभी तक शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसके ऊपर कमेंट करें, लोगों को जागरूक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तब हो सकता है 17 के बाद भी स्थितियाँ सामान्य हो जाए तो फिर अनलॉक होना शुरू हो जाए। आप वीडियो को पूरा समझें और आपका धन्यवाद।